हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमस्ते वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और एकदम इजी प्रोसेस है। आपने, मुझे पता है, बहुत सारे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करी होगी और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको 50% कहीं पे होगी, 20% कहीं पे होगी, 20% कहीं पे होगी, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये वीडियो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हो, एकदम सिंप्लीफाई है। सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी कि आरपी कार्ड क्या होता है और आरपी कार्ड हमें क्यों अप्लाई करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप बेल्जियम आ रहे हैं लॉन्ग टर्म स्टे के लिए, वीज़ा डी जिनके पास है, जो भी अपने वर्क परमिट, कोई भी जॉब या जिस भी काम से आ रहे हैं और वीज़ा डी में आ रहे हैं, इट कुड बी आपका फैमिली रीयूनियन वीज़ा भी हो सकता है इन केस ऑफ स्पाउस, या आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं अगर वो बेल्जियम आते हैं तो उस केस में भी आपको ये रजिस्टर कराना पड़ता है। तो आरपी कार्ड रेजिडेंस परमिट यानी कि एक तरह का आईडी कार्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप कार्ड होता है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है और ये एक चिप कार्ड एक वैलिडिटी के साथ आता है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे इंडिया में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। आपका एक बार आधार कार्ड बन गया मतलब आप वहाँ पे इंडिया के सिटीजन हो और आपका आधार कार्ड एक वैलिड आईडी है। लेकिन ये जो आरपी कार्ड है ये आपको ये नहीं बताता है कि आप यहाँ के सिटीजन हो, ये बस जस्ट आपको एक टेम्परेरी बेसिस पे एक आईडी क्रिएट कर देता है और वो आईडी की जो वैलिडिटी होती है वो डिपेंड करती है आपके वर्क परमिट पे। तो सपोज करो आप कहीं से ऑफर मिला और वो वर्क परमिट की वैलिडिटी है 1 साल की, तो आपका जो आरपी कार्ड बनेगा वो 1 साल की वैलिडिटी के साथ बनेगा। अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है 3 साल का, तो आपका आरपी कार्ड जो बनेगा वो बनेगा 3 साल की वैलिडिटी के साथ। अब मान लीजिए 3 साल के बाद आपका आरपी कार्ड एक्सपायर होने वाला है, तो आपको रिन्यू कराना होता है। सेम प्रोसेस है, कम्यून में जाके रिन्यू कराना है और उसको आप रिन्यू कराने के बाद आप 2 साल अगर और स्टे करते हैं बेल्जियम में, तो 5 साल के बाद कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर आप उनको फुलफिल करते हैं तो आप सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप बाद में सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलिए आते हैं, सबसे पहले इस आरपी कार्ड के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसका प्रोसेस कैसे है, कैसे आपको बनवाना है और इन सब की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आप बेल्जियम में आ गए हैं, सपोज मुझे आपके पास ऑफर लेटर है, आपके पास जॉब है और आप बेल्जियम मूव होने वाले हैं विद वीज़ा डी। तो अगर आप अकेले आ रहे हैं या आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, स्पाउस के साथ आ रहे हैं, जो भी लॉन्ग टर्म वीज़ा लेके आ रहा है वीज़ा डी, उन सबको ये आरपी कार्ड अप्लाई करना पड़ता है। तो इस आरपी कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपके सामने स्क्रीन पे आप सब लोग देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है गो टू कम्यून विदाउट अपॉइंटमेंट विद वर्क परमिट, रेंटल कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, एनेक्स 46 एंड पासपोर्ट कॉपी। तो अब देखिए, ये मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ ये कम्यून है एटरबीक कम्यून, जहाँ पे इसका पोस्टल कोड है 1040, जहाँ पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। तो उस कम्यून में आपको कोई भी अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाना है, विदाउट अपॉइंटमेंट आपको जाना है, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और कुछ फीस पे करनी है, 30 यूरो आपको फीस पे करनी है और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो हो सकता है किसी कम्यून में आपको अपॉइंटमेंट लेके भी जाना पड़ सकता है। तो उन कम्यून में आपको, जिस कम्यून में भी अगर अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ सकता है, आपको सिर्फ इतना करना है, आप जिस रीजन में हैं आपको गूगल में सिर्फ टाइप करना है उस रीजन का नाम और आप उसके आगे स्पेस देके कम्यून टाइप कर दीजिए और एंटर मार दीजिए, तो आपको उस कम्यून की सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इन केस अगर आपको कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने इसीलिए बनाया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो हम आपको जो भी करेक्ट वेबसाइट होगी या जहाँ भी आपको रीडायरेक्ट होना होगा, हम आपको वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये एटरबीक कम्यून का प्रोसेस है और यहाँ पे फीस है देखिए 30 यूरो। मेरे सामने मैंने 2-3 और कम्यून की वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है आपको बताने के लिए। ये फीस भी डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर कम्यून, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये मैंने ओपन कर रखी है एटरबीक कम्यून। ये देखिए, इसकी वेबसाइट है etterbeek.brussels। मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। जो लोग भी एटरबीक में जिनके पास घर है या एटरबीक में मूव होना चाह रहे हैं, जो एटरबीक कम्यून में अगर आरपी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ईजी प्रोसेस है क्योंकि मैंने पूरा एटरबीक कम्यून के लिए ही बनाया है। बाकी भी सारे प्रोसेस सब सेम है, सारे कम्यून में प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, बस वहाँ पे जो डिफरेंस है वो मे बी वही हो सकता है। आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ सकता है, आप विदाउट अपॉइंटमेंट जा सकते हो, आपको फीस कुछ डिफरेंट है, बस इतना है, बाकी सब प्रोसेस पूरा सेम है। तो ये देखिए, ये एटरबीक कम्यून का है और यहाँ पे आप ये देखिए देख रहे हैं
30 यूरो फीस है पर पर्सन, ठीक है। दूसरी वेबसाइट है, यानी कि दूसरा जो कम्यून की वेबसाइट है ब्रक्सेल्स, यहाँ पे फीस है 35 यूरोज़। थर्ड वेबसाइट है ज़ेवेंटम, और ज़ेवेंटम की जो फीस है अप्लाई फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक रेजिडेंस कार्ड, इसकी फीस अगर मैं प्रोसीड टू स्टेप 2 पे जाता हूँ यूरो 24। तो आप देख रहे हैं हर एक कम्यून में सब जगह की जो फीस है वो डिफरेंट है। और ये देखिए ब्रक्सेल्स की 35 है और एटरबीक में 30 यूरो है। तो बाकी जो भी कम्यून है वहाँ पे भी सबकी फीस डिफरेंट हो सकती है। तो आप अपने कम्यून की ये फीस अपनी उस कम्यून की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें एक और चीज़ निकल के आती है जो सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट होता है, जो ये सारी चीज़ें मैंने फेस करी इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ एकदम सिंप्लीफाई करके। सबसे पहले तो लोगों को एक सबके मन में डाउट रहता है कि हमें विद इन 8 डेज रजिस्ट्रेशन कराना है। ये एकदम गलत इन्फॉर्मेशन है, जहाँ भी आपने पढ़ी है एकदम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि विद इन 8 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। लोग ये तक बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि आपको अगर रास्ते में कहीं पुलिस ने देख लिया और उन्होंने आपसे आपका ID कार्ड मांगा तो दुनिया भर के क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपके पास परमानेंट रेजिडेंस कोई मतलब रेंटल एग्रीमेंट या आपके पास परमानेंट रेजिडेंस आप कहीं मूव नहीं हो गए हो, तब तक आप रेजिडेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप किसी भी होटल, जैसे एक और दूसरा क्वेश्चन आता है निकल के, लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, हम होटल में रहते हैं, हमारे पास होटल का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या हम उसके बेसिस पे RP कार्ड बनवा सकते हैं? आंसर इज नो। आप होटल के बेसिस पे कभी भी RP कार्ड नहीं बनवा सकते हो, क्योंकि उसके लिए एक परमानेंट एड्रेस जरूरी है। अब इसका भी मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको वो ईमेल दिखा देता हूँ। मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था एक कम्यून से, बेसिकली इस ब्रसेल्स सिटी में। उन्होंने मुझे उस ईमेल पर रिप्लाई किया था और उन्होंने बोला था कि होटल्स आर नॉट अलाउड टू रजिस्टर फॉर RP कार्ड। ओके, तो देखिए मैं आपको वो इमेज भी दिखा देता हूँ, वो ईमेल कॉपी है मेरे पास, ये आपके स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे हैं। I confirm that hotels are not allowed to register address for registration, ओके। और ये मुझे यहाँ से ईमेल आया था एक यहाँ के कम्यून से। तो आप और दूसरे सेकंड लाइन पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है as soon as you have an address for registration please complete the table below with all your data in order to make an appointment। तो ये जहाँ पे अपॉइंटमेंट की जरूरत है आपको वहाँ पे ये डाटा फिल करके आपको भेजना होता है, अदरवाइज आप विदाउट अपॉइंटमेंट भी जा सकते हैं। बट यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझ में आपके सामने सबके सामने है वो ये है कि होटल्स आर नॉट अलाउड टू रजिस्टर एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने कहीं भी पढ़ा है, लोगों ने लिखा है कि मैंने होटल से भी ये कराया है, मैंने उससे भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया है, मैंने ऐसा भी RP कार्ड ले लिया है होटल के एड्रेस पे, मैंने Airbnb के एड्रेस पे RP कार्ड ले लिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। आपके पास जब परमानेंट एड्रेस होगा तो उस परमानेंट एड्रेस पे आपको जाके ये रजिस्टर कराना है। सपोज जैसे मान लीजिए अगर किसी ने भी Airbnb के थ्रू कहीं बुक किया है और उसके पास एक काइंड ऑफ इनवॉइस कॉपी या रेंटल कॉपी है, वहाँ पे आप जाके इसको अगर कराना भी चाहेंगे तो आप करा सकते हैं। बट इन केस अगर आप एड्रेस चेंज करेंगे तो आपको दोबारा से कम्यून में जाना पड़ेगा और कम्यून में जाके वो सारा फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन होटल्स आर नॉट अलाउड टू रजिस्टर एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने वीडियो पे, आपको बताते हैं अब स्टेप क्या है, आपको कैसे फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ये एक एटरबीक कम्यून का मैंने ये वीडियो बनाया है। तो एटरबीक कम्यून में कैसे प्रोसेस है वो पूरा इसमें आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको कम्यून में जाना है विदाउट अपॉइंटमेंट, आपको अपना वर्क परमिट लेके जाना है, आपको रेंटल कॉपी ऑफ एग्रीमेंट लेके जाना है, आपको NX 46 यानी कि जिनके पास भी जॉब ऑफर है, जिनको भी वर्क परमिट है, उन सबके पास NX 46 होगा, NX 46 और अपने पासपोर्ट की कॉपी लेके जानी है। प्लस ये वही फीस डिपेंड करती है आपके कम्यून के ऊपर। तो 30 यूरो यहाँ पे फीस है। फिलहाल ये वीडियो आज की डेट में 25 मार्च को मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे 30 यूरो फीस है। और वो लोग सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं कैश एंड बैंक कॉन्टैक्ट। बैंक कॉन्टैक्ट क्या है? बैंक कॉन्टैक्ट इट्स काइंड ऑफ, अगर आप इंडिया में देखें तो हमारे पास गूगल पे है और फोन पे है, तो एक QR कोड होता है, आप उसके थ्रू पे कर सकते हैं, या फिर आप कैश भी उनको पे कर सकते हैं। तो कैश आपको काउंटर पे नहीं देना है, एक मशीन ऑटोमेटेड सिस्टम है, वहाँ पे जाके आपको सिर्फ कैश उसमें पुट करना है और वो आपको एक रिसिप्ट देंगे, वो रिसिप्ट लेके आपको उनको दोबारा से दिखानी है, ठीक है। अब इसके बाद है और फिर आपको यहाँ पे जाके रजिस्टर कराना है। तो आप जब रजिस्टर कराने वहाँ पे जाओगे तो सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूँ, आपको एटरबीक में जाना है, कम्यून में रिसेप्शन पे जाना है, आपको उनको बोलना है कि आई हैव वीज़ा D,
ठीक है, आपको बताना है स्पेशली, बिकॉज अगर आप ये नहीं बोलोगे तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ पे वो गाइड कर देंगे कि आप अपॉइंटमेंट लेके आइए। तो आपको बताना है मेरे पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है, वीज़ा डी है, तो वो आपको बोलेंगे कि ठीक है आपके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट है, आपको वहाँ पे एक रिसिप्ट मिलेगी। और वहाँ पे 2 जोन है, जोन ए जोन बी, आपको वहाँ पे वेट करना होता है। जोन ए में जाके आपको सबसे पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देनी है। तो वहाँ जो ऑफिसर है वो आपकी ये इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और आपको फीस पे करनी है। और फीस पे करने के बाद आपको बोल देंगे कि ठीक है आप नाउ यू कैन लीव। और आपको जाने के बाद विद इन 3 डेज आपके पास एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो आता है NX 49 और NX 15 इन केस ऑफ योर स्पाउस और डिपेंडेंट्स। ओके, तो डिपेंडेंट्स को NX 15 मिलता है, यानी कि जिनके पास वर्क परमिट नहीं है उनको NX 15 मिलता है, और जिनके पास वर्क परमिट है उनको NX 49 मिलता है, यानी कि NX 46 आपके पास है तो वो NX 49 एक और नेक्स्ट स्टेप आपको मिल जाता है। तो ये नेक्स्ट स्टेप NX 49 क्या है इस डॉक्यूमेंट में आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ गूगल पे। तो देखिए ये सब आपके स्क्रीन पे NX 46, NX 47, NX 49 ये सारी चीज़ें क्या पे हैं। तो इमिग्रेशन ऑफिस विल सेंड द डिसीजन टू ग्रांट अ सिंगल परमिट NX 46, यानी कि ये आपको NX 46 आपके एम्प्लॉयर से मिला होगा। तो जब आप यहाँ पे RP कार्ड प्रोसेस के लिए जाते हैं तो NX 46 के बाद आपको NX 49 मिलता है। 49 देखिए क्या है, द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स द वर्कर एन NX 49 विच कवर्स देयर स्टेट टेम्परली फॉर 45 days pending the outcome of residence check. The NX 49 may be extended twice for 45 days. तो इसका मतलब ये है जब आपको NX 49 मिलता है, NX 49 मिलने के बाद आपके घर पे पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और वो पुलिस वेरिफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, यानी कि आप उसके बाद अपने RP कार्ड प्रोसेस करा सकते हैं। अगर पुलिस वेरिफिकेशन नेगेटिव है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NX 49 मे बी एक्सटेंडेड ट्वाइस फॉर 45 डेज। तो हो सकता है कुछ केस में आपका वो रिजेक्ट भी हो सकता है, और कुछ केस में आपको NX 49 वो एक बार फिर से 45 डेज के लिए रिन्यू हो सकता है, बट उसके बाद विद इन 90 डेज आपको फिर बेल्जियम छोड़ना होता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग फिर से चलते हैं अपने उस एक फ्लो चार्ट की तरफ। अब तो जब आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, यू विल गेट सॉफ्ट कॉपी ऑफ NX 49 विद इन 3 days एंड NX 15 इन केस ऑफ डिपेंडेंट। तो ये आपके ईमेल पे NX 49 और NX 15 की कॉपी आ जाती है। मैं आपको वो कॉपी भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे है। तो NX 49 की कॉपी ये है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये एक NX 49 की कॉपी है। ये कॉपी आपके पास आपके ईमेल पे आ जाएगी, और विद इन 3 days जब आप वहाँ पे फर्स्ट टाइम RP कार्ड प्रोसेस के लिए जाते हैं, ठीक है। और ये है NX 15 की कॉपी। तो ये सारी कॉपीज़, यानी कि आप जिस जिस NX के लिए एलिजिबल है वो NX की कॉपी आपके ईमेल पे आपको डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। सो पुलिस वेरिफिकेशन विल इनिशिएट एंड कैन हैपन विद इन 10 days। तो अगर मान लीजिए 10 दिन के अंदर आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे जो डेज मैं काउंट कर रहा हूँ ये सारे वर्किंग डेज हैं, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। तो अगर 10 डेज यानी कि 2 वीक में आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है, आपको कम्यून जाना है और वहाँ पे जाके आपको एक बार उनसे कंफर्म करना है कि मैंने अपना 2 वीक्स पहले यहाँ पे RP कार्ड के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया था और अभी तक मेरा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो मे बी जो भी अगर वहाँ पे प्रोसेस होगा या जहाँ पे भी आपका ये प्रोसेस बीच में अटका होगा, जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं वो आपको एटलीस्ट इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होने वाला है या किस वजह से नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। तो अब देखिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जब भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस आपके घर पे आने वाली है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसकी वेबसाइट पे देखिए, क्लियरली मेंशन है, नेबरहुड ऑफिसर विल कम टू योर होम टू कंफर्म दैट यू लिव देयर। डोंट फॉरगेट टू पुट योर नेम्स ऑन द डोरबेल एंड इन योर होम मेल बॉक्स। तो अब ये जो जैसे पुलिस वेरिफिकेशन की जो रिपोर्ट जाती है, मतलब मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आपके डोरबेल पे और आपके मेल बॉक्स पे आपका नाम का स्टिकर नहीं लगा हुआ है तो पुलिस वहीं से वापस चली जाती है और कम्यून में जाके वो रिपोर्ट दे देते हैं कि जिसने भी RP कार्ड अप्लाई किया था वो यहाँ पे नहीं रहता है या नहीं रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आप RP कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आपने जिस भी घर के लिए आपने रेंटल एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, उस पे सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने ओनर से चेक करवा लीजिएगा कि आपके मेल बॉक्स पे, आपके डोरबेल पे आपका एकदम सही नाम वहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। इसके बाद देखिए
थर्ड ऑप्शन फिर आप पहुंचेंगे तब आता है, अब सपोज करिए आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद यानी कि एटलीस्ट आपको 3 से 4 दिन वेट करके आप कम्यून में जा सकते हैं, क्योंकि उन 2-3 डेज में पुलिस वेरिफिकेशन जब होगा तो आपकी एक रिपोर्ट जाती है कम्यून को, वेदर दैट रिपोर्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव है तब आप आरपी कार्ड के लिए आगे प्रोसेस कर सकते हैं, और नेगेटिव होगी तो आपको कम्यून वहाँ पे ऑटोमेटिकली बता देंगे कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है। तो उसके बाद जो बाकी प्रोसेस होते हैं वो दूसरे प्रोसेस हैं। तो अब सपोज आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, आप वहाँ पे गए कम्यून में। अब जब आपको कम्यून में जाना है तो वहाँ पे आपको रिसेप्शन पे जाना है और आपको वहाँ पे बोलना है मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, आई ऑलरेडी हैव वीज़ा डी, मुझे NX-49 और NX-15 इन केस ऑफ डिपेंडेंट मेरे ईमेल पे आ गया है। अब मुझे यहाँ पे आरपी कार्ड प्रिंटिंग के लिए एक मेरा अपॉइंटमेंट आप फिक्स कर दीजिए, या बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन। तो ये बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और आरपी कार्ड प्रिंटिंग यही आपका एक फाइनल स्टेप है जो आपको यहाँ पे जाके एक बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और ये अपॉइंटमेंट आपको वहाँ पे जाके ही बुक कराना पड़ेगा, और या फिर यहाँ आपकी कम्यून्स में फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप उन फ़ोन नंबर्स पे भी कॉन्टेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। तो जब आप ये अपॉइंटमेंट बुक करा लेंगे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। सपोज करिए मैं मानता हूँ जैसे आपको कल का अपॉइंटमेंट मिला, तो कल जब आप जाएंगे वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा, आपके सारे फिंगर्स के वहाँ पे बायोमेट्रिक लिए जाएंगे, और आपको एक फ़ोटोग्राफ और अपने पास जो भी वैलिड आईडी है जैसे पासपोर्ट ये आप लेके जा सकते हैं। फोटोग्राफ के बेसिस पे आपका एक फॉर्म प्रिंट होगा, प्लस 26 यूरो फीस है आपके इस आरपी कार्ड प्रिंटिंग की, या आप कह सकते हैं बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की। ये एक नॉर्मल प्रोसेस की फीस है। अगर आप 130 यूरो पे करते हैं तो एक तरह से ये काइंड ऑफ प्रीमियम सर्विस है, यानी कि आपको विद इन 1 डे में आपका आरपी कार्ड आपको डिलीवर हो जाएगा। तो ये 26 यूरो फीस है नॉर्मल प्रोसेस, 130 यूरो फीस है प्रीमियम सर्विस की। अगेन ये सारी फीस डिफरेंट हो सकती हैं, अगेन डिपेंड्स ऑन योर कम्यून। ठीक है, तो आप अपने कम्यून्स में जाके ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। 26 यूरो जो फीस है ये है एटरबी की, और 130 यूरो प्रीमियम फीस है ये भी है एटरबी की। तो 26 यूरो फीस जो पे करता है उसका जो आरपी कार्ड है, यानी कि अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। एटलीस्ट 2 वीक के अंदर विद इन 2 वीक्स आपको एक पिन डिलीवर होगा आपके घर पे। तो वो जो पिन डिलीवर होगा आपके घर पे, बस वही एक फाइनल स्टेप है। आपको उस पिन को लेके जाना है कम्यून में और आपको अपना आरपी कार्ड वहाँ से पिक करना है। तो देखिए जो लास्ट प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस यानी कि आपने जब 26 यूरो फीस वहाँ पे कर दी, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हो गया, आप वापस आ गए, तो 2 वीक्स अगेन यानी कि 10 वर्किंग डेज के अंदर अगर आपके पास पिन डिलीवर नहीं होता है तो आपको कम्यून में जाके चेक करना है, क्योंकि ये भी मैंने केस यहाँ पे एक बार फेस किया हुआ है कि अगर आपका पिन डिलीवर नहीं हुआ तो आपको 10 डेज के अंदर नहीं आया, आपको दोबारा कम्यून जाना है, उनसे कंफर्म करना है अपना स्टेटस, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम यहाँ पे मिस्टेक करी थी मेरे केस में कि उनसे आरपी कार्ड वो प्रिंट करना ही भूल गए थे। तो यानी कि मैंने यहाँ तक जो स्टेप आप देख पा रहे हैं, ये जो स्टेप है यानी कि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन तक मैंने फोटो, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो गया था, फीस भी पे कर दी थी, बट मेरे पास पिन नहीं आई। तो जब मैंने उनसे पूछा आफ्टर 2 वीक्स तो उन्होंने बताया कि सॉरी आपका अभी जो आरपी कार्ड है वो प्रिंट ही नहीं हुआ था। तो दोबारा से उन्होंने आरपी कार्ड प्रिंट किया और वो 2 वीक्स के बाद हमें पिन आया और फिर वो हमें आरपी कार्ड डिलीवर हुआ। तो आरपी कार्ड डिलीवर हुआ यानी कि आपको लेने जाना है, ऐसे डिलीवर नहीं होता है, वो सिर्फ पिन आपको डिलीवर होती है। तो इसलिए जब भी ये जो 2 प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस में पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको जाना है, कम्यून में जाके पता करना है, और आपको अगर पिन 10 डेज के अंदर नहीं डिलीवर होती है तो आपको जाके कम्यून में पूछना है और कम्यून से जाके चेक करना है कि स्टेटस क्या है, मुझे यहाँ पे अभी तक पिन डिलीवर नहीं हुई है। और अगर पिन डिलीवर हो गई है तो आपको सिर्फ कम्यून में जाना है और कम्यून में जाके आपको अपना आरपी कार्ड पिक करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे दूं, वो ये है कि जोन ए, जोन बी, जहाँ पे वहाँ पे 2 जोन बने हुए हैं जहाँ पे आपके सारे ये प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। प्लस उसके अलावा वहाँ पे जोन बी के पास में एक फ़ोटो बूथ है, यानी कि अगर सपोज आपके पास फोटोग्राफ नहीं है, आप ले जाना भूल गए हैं, तो वहाँ फ़ोटो बूथ है, आप वहाँ पे कुछ पैसे पे करके अपनी फ़ोटो भी वहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, और आप जो भी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन में आपकी जो फ़ोटो लगनी है आप उनको फ़ोटो वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप वहाँ पे जाएंगे, जैसे आप सपोज करिए रिसेप्शन पे गए हैं, तो आपको एक टोकन मिलेगा, उस टोकन में एक नंबर मिलेगा और वो नंबर आपका वहाँ पे कॉल किया जाएगा वाया जो भी LCDs लगी हुई हैं, मॉनिटर्स लगे हुए हैं, उन LCDs के थ्रू आपको कॉल किया जाएगा और जिस भी काउंटर पे आपको जाना है उसका नंबर वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि 1-2 हमारे पास उसके भी स्क्रीनशॉट्स हैं, जिससे आपको वो भी कंफर्म हो जाता है।
तो देखिए ये मेरे केस में जैसे मुझे यहाँ पे एक जोन बी यानी कि जोन बी जो है, जब मैंने फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन के लिए गया था तो जोन बी में मुझे ये क्या कहता हूँ नंबर अलॉट हुआ। इस नंबर के बेसिस पे मुझे कॉल आउट किया जाता है। तो ये जोन बी है। आप जब एटरबीक में जाएंगे यहाँ पे तो ये सारे काउंटर्स बने हुए आप देख सकते हैं, 15, 16 ऐसे करके बहुत सारे काउंटर्स हैं। और यहाँ पे ये स्क्रीन लगी हुई है। अगर हम इनको जूम इन जूम आउट करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी टोकन नंबर अलॉट हुआ था उस टोकन नंबर को यहाँ पे ऐसे कॉल आउट किया जाएगा। तो 2704 मेरा 2706 था, इसके बाद ही मेरा नंबर आया था। तो ऐसे ही इन स्क्रीन्स पे आपको कॉल आउट होता है और आपको जो भी उसके आगे डेस्क नंबर लिखी हुई है उस डेस्क नंबर पे जाना होता है। ये सारे डेस्क नंबर हैं 15, 16 और ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, बहुत सिंप्लीफाई मैंने किया हुआ है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा इस वीडियो के थ्रू। इसके बाद भी अगर आपको कहीं लगता है कोई डाउट है, आपको इस तरह की एक ये पीडीएफ है, एक और पीडीएफ है जो हम पूरे वीज़ा प्रोसेस पे बना रहे हैं, उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, दूसरा वीडियो भी जल्दी अपलोड होने वाला है। तो इन सारे वीडियो पीडीएफ्स में मैंने कुछ लिंक्स डाले हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। तो उन लिंक्स पे आप डायरेक्ट क्लिक करके उस वेबसाइट पे जा सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे जो पीडीएफ्स हैं, इमेजेस हैं, आपको अगर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पीडीएफ्स चाहिए, इमेजेस चाहिए, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। और किसी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उस पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी डाउट है, कुछ क्वेरी है, वो आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हो। ठीक है तो दोस्तों यही फिनिश करते हैं। आपको अगर, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत इसमें पूरे वीडियो में मेहनत करी है, एक एक स्टेप आपको बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करी है। और आशा करता हूँ आप इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो हमारे देखते रहेंगे। और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हो। और जो भी आपको अगर नया वीडियो चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं, अपने टॉपिक का नाम बता सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर एक नया वीडियो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको समझाने की। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।